अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु अलसी की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। जीरो टिलेज ड्रिल से गेहूं की बुआई के फायदे एवं महत्व। गुलदाउदी फूल की उन्नत किस्में एवं रोपाई तकनीक। रबी मौसम में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में अगर अलसी की बात करें तो इसकी खेती हमारे प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, सिवनी, बालाघाट आदि जिलों में लगभग 1,09,000 हेक्टेयर में की जाती है, परंतु इसकी औसत उपज 523 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की है। इसकी कम उपज के कारणों पर गौर करें तो उसमें प्रमुख है पुरानी किस्मों का चयन और वही परंपरागत तरीके से खेती करना। ऐसे में प्रदेश के जो किसान भाई अलसी की खेती करना चाहते हैं और अलसी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वो इसकी खेती करते समय कुछ तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में जरूर रखें, नहीं तो कोई भी कमी के कारण अलसी के जमाव से लेकर इसके उपज विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो अलसी का उन्नत किस्म कौन सा है तथा इसकी खेती की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, असिंचित दशा में फसलों की काश्त करते हैं और जो अभी पानी जो गिरा है तो उसका फायदा लेते हुए किसान भाई अलसी की खाद असिंचित दशा में करके वो फायदा कमा सकते हैं। तो उनको चाहिए कि खेत की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इसके दाने बहुत छोटे हों, तो इसलिए जो भुरभुरी बीज सैया की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप सर्वप्रथम खेत में कल्टीवेटर के माध्यम से बखरनी कर दें और फिर उसको 2 बार डिस्क हैरो माराएं और पाटा मारें, ताकि जो आपकी जो बीज सैया है एकदम भुरभुरी हो जाए। इसका ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने जाना खेत की तैयारी के बारे में और असिंचित अवस्था में अलसी की खेती करने के लिए रासायनिक उर्वरकों की कितनी मात्रा का उपयोग करना है। आइए जानते हैं। आप असिंचित दशा में यदि अलसी की काश्त कर रहे हो तो ऐसी दशा में किसान भाइयों को चाहिए कि वो लगभग 50-60 किलो नत्रजन और लगभग 30 किलो स्फुर और 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। और बोनी करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि नत्रजन की आधी मात्रा और पोटास और स्फुर की पूरी मात्रा दें, और जब लगभग 40 दिन की अवस्था हो जाए, जब ब्रांचिंग होने लगे, तो जितनी आधी मात्रा बची है पूरी मात्रा दे दें। तो इसका ध्यान रखें। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं असिंचित अवस्था में अलसी की खेती करने के अपने प्रदेश के लिए उपयुक्त किस्मों के बारे में। तो जब भी यदि आप अलसी की काश्त करें तो आप किसान भाइयों को चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में जिन प्रजातियों की अलसी की अनुशंसा की गई है, सिफारिश की गई है, उन्हीं का उनको बोनी के लिए चयन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो जवाहर अलसी है 7 है, जवाहर अलसी 17 है, जवाहर अलसी 27 है। ये बहुत प्रजाति हैं, काफ़ी प्रचलित हैं अपने क्षेत्रों में, तो इनका चयन करें। किसान भाइयों, आपने किस्म का तो चयन कर लिया, आइए अब जानते हैं बीज की मात्रा कितनी लें। फसल को बीज
एवं मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए बीज को उपचारित कैसे करना है तथा इसकी बुआई की वैज्ञानिक तकनीक क्या है। और बोनी करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि वो 25 से 30 किलो बीज प्रति हेक्टर के हिसाब से बोनी करना चाहिए। और जब भी बोनी करें तो बोनी करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि उसका बीज का बीजोपचार जरूर कर लें। और इसके लिए अभी जो जैविक फफूंदीनाशक आ गए हैं जिनको बोलते हैं सूडोमोनास फ्लोरोसेंस या ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम, इनसे बीजोपचार करेंगे तो जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट कर दिए जाते हैं। यदि ये ना उपलब्ध हो तो आप कार्बनडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करें, उसके बाद बोनी करें। और जब भी करें तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7.5 सेंटीमीटर रखना चाहिए। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो वो 4.5 लाख से 6 लाख पौधे प्रति हेक्टर के हिसाब से होना चाहिए। समय पे बोनी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं तो लगभग 4.5 लाख के आजू बाजू पौधे प्रति हेक्टर के हिसाब से होना चाहिए। चूँकि हम जानते हैं कि खरपतवार फसल की बढ़वार को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही कीट व्याधियों का आश्रय स्थल भी होते हैं, इसलिए इनका नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। साथ ही यदि किसानों के पास 1 या 2 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो वो कब करे सिंचाई, आइए जानते हैं खरपतवारों के नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन के बारे में। और यदि आपके क्षेत्र में नींदा अधिक आते हैं तो आपको चाहिए कि पलेवा पहले दें, फिर उसके बाद खेत की तैयारी करें, फिर बोनी करें। तो इससे देखेंगे कि नींजा से जो आते हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। और यदि इसके बाद भी यदि आपको क्षेत्र में नींदा आ रहे हैं तो जो पेंडिमिथिलिन जो नींदा नाशक है उसकी 1 किलो सक्रिय तत्व की मात्रा, मतलब जो व्यापारिक मात्रा है वो 3 जो लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से, यदि हम किसानी भाषा में बात करें तो 6 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से। यदि हम प्रति पंप की बात करते हैं तो 90 मिलीलीटर दवा प्रति पंप के हिसाब से 15 लीटर के पानी से आप छिड़काव करें बोनी के तुरंत बाद, तो आप देखेंगे कि जितने भी नींदा हैं इनकी समस्या खत्म हो जाती है। इसी प्रकार जो सिंचाई हमारे किसान भाई यदि है इधर उधर से सिंचाई करते हैं या ऊपर से प्राकृतिक रूप से बारिश हो जाती है और 40 दिन की अवस्था में हो जाती है, तो उससे आप देखेंगे कि जो ब्रांचिंग है, जो आपकी डगालें हैं वो अच्छी बनती हैं। और दूसरी सिंचाई यदि है आपके पास तो 80 दिन में फूल आने की अवस्था में दें। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप जो अलसी है उससे लगभग 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आसानी से उपज प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपनी आमदनी असिंचित दशा में भी या अर्ध सिंचित दशा में भी आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में धान के बाद गेहूं की बुआई बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, लेकिन गेहूं की फसल में लगातार दिन प्रतिदिन लागत खर्च बढ़ने लगा है तथा दूसरी तरफ उत्पादन स्थिर होने एवं उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण इसकी खेती करने वाले किसानों के लाभ का दायरा सिकुड़ने लगा है, जिसका मुख्य कारण ये भी है कि आज भी हम परंपरागत तरीके से गेहूं की बुआई करते हैं, जिससे लागत खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही किसानों को कम आय से संतुष्ट होना पड़ता है। और इसी के अंतर्गत किसान जीरो टिलेज तकनीक को अपनाकर गेहूं की खेती में आने वाले उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं। तो किसानों के लिए ये यंत्र किस प्रकार लाभदायक है, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर के शर्मा। किसान भाइयों,
गेहूं बुआई का समय नज़दीक आ रहा है और अच्छी पैदावार लेने के लिए गेहूं की बुआई आप 25 अक्टूबर से शुरू कर सकते हो और 10 नवंबर तक बोई गई गेहूं में सबसे अच्छी पैदावार आती है सारे पूरे हिंदुस्तान में ही। गेहूं बुआई के लिए समय के बाद आता है कि आप खेत का तैयारी कैसे करें। तो गेहूं पैदावार लेने के लिए खेत की जुताई की जरूरत नहीं है, जीरो जुताई से भी उतनी ही पैदावार ली जा सकती है। जीरो जुताई के फायदे ये हैं कि इसमें आप खेत तैयार करने के लिए जो खर्चा करते हैं, जो कि 1000 से लेके 1500 रुपए प्रति एकड़ आता है, उसकी बचत होती है बिजाई के समय पे ही। खरपतवार भी इसमें कम आते हैं कंपैरेटिवली सघन जुताई के मुकाबले में। और आप इसमें अगर देरी हो रही हो बुआई में तो 5-7 दिन पहले हम बुआई भी कर सकते हैं, क्योंकि जो खेत तैयार करने का समय है वो बच जाता है। इस तकनीक द्वारा बुआई करने पर देरी से बोई गई फसलों में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। साथ ही बिना जुताई द्वारा बुआई करने में लागत भी कम आती है, क्योंकि आम किसान बुआई के पूर्व खेत की 3-4 बार जुताई करते हैं, जिसके कारण होने वाला खर्चा बच जाता है। जीरो टिलेज का बेनिफिट ये है कि एक तो आपके मशीन की घिसाई, ट्रैक्टर की घिसाई कम होती है, समय जो आप 3 से 4 दिन खेत तैयार करने में लगाते हैं वो बच जाता है। इसमें जो है इंसान की घिसाई, मशीन की घिसाई कम होती है, साथ में पैसे बचते हैं। बुआई के समय ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका एक फायदा और है कि पहले पानी पे अगर आप देखेंगे, दोनों को साथ साथ लगा के देखेंगे, तो जो जुताई वाला खेत होगा उसमें गेहूं पीली पड़ेगी और जीरो जुताई से बीजी हुई गेहूं जो है पीली नहीं पड़ती है। पिछले 2 सालों में हमने देखा है जो जीरो जुताई से हमने बुआई की गई थी उसमें फसल बहुत ही कम गिरी है। अगर जुताई वाले खेत में पूरी की पूरी गिर गई है, 100% गिर गई है, तो उसमें मुश्किल से 5 से 10% गिरी है, बाकी खड़ी रही है। इस यंत्र की बनावट ठीक अन्य सीड ड्रिल्स की तरह होती है, परंतु अन्य सीड ड्रिल्स के मुकाबले इसकी कूड़ बनाने वाली फार बहुत पतले एवं छुरी की तरह होती है। इस मशीन का उपयोग खासतौर पर उन खेतों में किया जाता है जहां धान की फसल काटने के बाद नमी की अधिकता के कारण जुताई नहीं की जा सकती, परंतु जल्दी बुआई करना बाध्यता रहती है। इसके बाद आता है कि हम खाद कितनी डालें। तो खाद डालने के लिए उसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, इसमें 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश चाहिए। या इसकी जगह आप एनपीके मिक्सचर आता है 12-32-16 का, उसका 1.5 कट्टा यूज कर सकते हैं। इससे आपकी पोटाश और फास्फोरस की मात्रा जो पूरी हो जाती है। इसके बाद पहले पानी और दूसरे पानी पे एक बैग यूरिया का 50-50 किलो का जो है वो यूज कर सकते हैं। इससे आपके नाइट्रोजन की और बाकी खादों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। वैसे तो अगर पहले मिट्टी की जांच आप करवा लें, तो अगर किसी और तत्वों की कमी है जमीन में, तो वो भी आप जितना जो वो रिकमेंड किया जाए उसको डाल सकते हैं। इस मशीन में सीधा जो है आप बीज और खाद डालिए। पिछली जो फसल काटने के बाद धान हो, चाहे मक्का हो या कपास भी हो, लेकिन कपास थोड़ी देरी से कटती है, बाजरा हो, ज्वार हो, जो भी आपकी फसल है, पिछली फसल काटने के बाद हाँ ये सुनिश्चित करें कि ज़मीन में जो नमी है वो ठीक होनी चाहिए और उसमें आप बीज और खाद मशीन में डालिए और सीधी बिजाई कर दीजिए जाके। खेत की कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर उसमें खरपतवार पहले से हैं तो उसके लिए आप ग्लाइफोसेट नामक एक दवाई आती है, जो उसको आप लगा दें तो वो मर जाती है। और उसके जो है आज सुबह लगाएं तो शाम को बिजाई कर सकते हैं, या आज लगा के कल बिजाई कर सकते हैं। बस समय से बुआई के लिए 40 किलोग्राम प्रति एकड़ या 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज लगता है। बीज की दर थोड़ी सी हम कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो नई किस्में आ रही हैं, समय से बुआई वाली ही किस्में आप लगाइए इस टाइम पे। किसानों को मैं ये सलाह दूंगा कि आप सघन जुताई करके जो आप नुकसान अपना कर रहे हैं उससे बचें और जीरो जुताई से बुआई करें, जिससे आपकी पैदावार उतनी ही आएगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गुलदाउदी फूलों की मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान इसकी खेती करने लगे हैं और जैसा कि अभी इसकी रोपाई का उत्तम समय चल रहा है, तो जिन किसानों के पास इसका बिचड़ा तैयार है या वो इससे नए पौधे तैयार करने पर रोपाई करना चाहते हैं, तो वो इसके पौधे किस तरह से तैयार करें और रोपाई करते समय गुलदाउदी की कौन कौन सी प्रजातियों का चुनाव करें, इसकी रोपाई करें, और इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं प्रगतिशील कृषक अरविंद सारथी। गुलदाउदी खेती करने के लिए ये ऊंचा जमीन की आवश्यकता है। जहां पानी नहीं लगे वैसा जमीन निश्चित रूप से चाहिए। पानी लगने वाला जगह पर गुलदाउदी नहीं होता है। गुलदाउदी की बहुत सी उन्नतशील प्रजातियां हैं, लेकिन इसकी प्रजातियों का चयन करते समय बाजार की मांग को ध्यान में रखना चाहिए। तो अपने प्रदेश में कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनका आप चयन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो गुलदाउदी में जो व्यावसायिक दृष्टि से करने वाला वैरायटी, इसमें दो तरह का होता है। एक बड़ा होता है जो शोभा के लिए होता है, और एक छोटा होता है जो बंच में खिलता है। इसमें जैसे श्यामला, तारा, इस तरह का वैरायटीज हैं, जो किस्में हैं जो आप इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हर बार नए बीजों और पौधों को खरीदने पर किसानों को अधिक लागत लगानी पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं आप गुलदाउदी के पुराने पौधों से नए पौधे तैयार कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इस तकनीक के बारे में। ये कटिंग से तैयार होता है। तो जो मातृ पौधा है उससे आप कटिंग काट करके इस समय में को कटिंग कर ले। 2.5 इंच का टिप्स लेना चाहिए। जो पौधे का ऊपर वाला हिस्से को 2 इंच से 2.5 इंच तक इसको आप ब्लेड से उसको काट लें, और काट करके बाल्टी में कम से कम आधा बाल्टी पानी होना चाहिए। उसमें आप कटिंग काटते जाएं। रूटेक्स में एक जड़ निकलने का एक केमिकल है, 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक सूखा में भी आप डिप कर दीजिए उस कटिंग के नीचे भाग को एक 5 मिनट आप 10 मिनट उसको लगा के छोड़ दें। थोड़ा जब सूख जाएगा तो ये लगाने लायक तैयार हो जाता है। तो बालू में ही नज़दीक करके कटिंग को लगा दिया जाए, और ये जब हो जाए तो उसमें ऐसा जगह रखें जहां पर धूप सवेरे का 2-3 घंटा धूप आए, और बारिश का पानी डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, और सिंचाई 2 से 3 बार आप उसको दिन के टाइम में करें। ये 10 से 12 दिन में आपका कटिंग तैयार हो जाएगा। नीचे पूरा जड़ से भरा हुआ रहेगा, ये आपका लगाने लायक तैयार हो जाता। किसान भाइयों, अधिक पुष्पन के लिए पौध तैयार होने के बाद आप इसकी खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं। इसके लिए भी प्रति एकड़ हम लोग एक 4 से 5 टेलर गोबर खाद प्रति हेक्टर लगेगा, और एक 35 किलो करीब फास्फोरस लगेगा, और उतना ही 35 किलो पोटास भी हम लोग देना है। इसको प्रति पौधे से पौधे की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर इसकी दूरी होना चाहिए। और लगाने के बाद में हमेशा ये ध्यान रखना है कि पानी किसी भी रूप में वहाँ जमना नहीं चाहिए। इसके बाद ये पौधा जब बढ़ने लगता है तो आप पिंचिंग क्रिया द्वारा, पिंचिंग का मतलब ऊपर से टूसा आप जरूर तोड़ दें। तो 2 से 3 से 4 बार तक आप इसको टूसा तोड़ लें तो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा आता है, तो ये काम जरूरी है। तो ये गोल हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल होगा। जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोग को फूल मिलेगा, और करीबन एक हेक्टर से हमको 1 से 1.25 लाख रुपया प्रति हेक्टर का आमदनी हो सकता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहनी
जिला उमरिया के कृषक सुरेंद्र कुमार ने यह हल्दी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, अभी 4 महीने की फसल होने को है, तो यही समय है कि उसमें कंद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कंद बनते समय यह अवश्य ध्यान दे कि जो है उसमें नमी बनी रहे, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे अगर नमी की मात्रा में कमी आएगी तो कंद बनने में रुकावट आएगी। तो इसलिए किसान भाई अवश्य ध्यान दे कि जब अब चौथी महीना शुरू होने वाली है तो उसमें सिंचाई कम से कम 35 से 40 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ यह भी ध्यान दे कि जो किसान भाई अगर नेत्रजन का अंतिम हिस्सा नहीं डाले हैं वो अभी डाल सकते हैं, और डाल करके उसमें निकौनी करने के बाद इसको मेड़ बना दे ताकि कंद की बढ़वार अच्छी से बने रहे। और जहाँ तक कि रोग की बात होती है उसमें होता है कंद विगलन, और दूसरा जो एक बीमारी होता है जिसको पर्ण धब्बा या चित्ती रोग कहते हैं। पत्तियां जिसमें चित्ती पड़ने लगती है और पत्तियां सूखने लगती हैं, तो उसको भी उसके निदान के लिए इसमें भी बेबिस्टिन 0.1%, M45 का जो 2.5% का घोल बना करके उसको एक छिड़काव करे, और साथ ही साथ उसके 15 दिनों के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव करे, ताकि आपका जो फसल है ये बीमारी से मुक्त रहे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, स्वस्थ पौध प्राप्त करने हेतु प्याज की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।